Hello everyone, hope you guys doing well. Welcome to my YouTube channel Learn English with me. मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में लर्न इंग्लिश विद मी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन्स की समरी। मैं इसके ऊपर पहले प्रीवियस भी 2 से 3 लेक्चर्स बना चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने टाइटल की सिग्निफिकेंस, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया, करेक्टर्स डिस्कस किए हैं एंड थीम्स डिस्कस किए हैं। आज हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे और सम इम्पॉर्टेंट कोटेशंस डिस्कस करेंगे। मेरा वैसे ख्याल ये था कि मैं एक ही लेक्चर में आपको पूरी समरी जो है वो क्लियर कर दूं, लेकिन ये नावल बहुत लंबा है और वैसे भी ये नावल 3 बुक्स में डिवाइड हुआ हुआ है। तो इसलिए मैं आज बुक 1 आपको डिस्कस करेंगे हम समरी में, और बुक 2 एंड 3 हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो डिवाइड हुआ है वो है रिकॉल टू लाइफ, जिसके 6 चैप्टर्स हैं। सेकंड पार्ट है इसका द गोल्डन थ्रेड, जिसके 24 चैप्टर्स हैं। एंड थर्ड है द ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म, जिसके 15 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी आता है, आप नोट कर लीजिएगा कि ये चार्ल्स डिकन का 12th नावल है और ये इन्होंने पब्लिश किया था अपने ही लिटरेरी जर्नल में। यानी इनका जो अपना लिटरेरी जर्नल था ऑल द ईयर राउंड, ये उसके अंदर पब्लिश हुआ था वीकली इंस्टॉलमेंट में। यानी ये अप्रैल से नवंबर तक इंस्टॉल हुआ था, हर वीक होता था और नवंबर में जाके ये नावल ख़त्म हुआ था। लेंथी भी था। और ये नावल इन्होंने जो लिखा था, तो ये इंस्पायर हुए थे, इनका जो आइडिया था नावल का वो विल्की कॉलिन एक राइटर है, उनका नावल था द फ्रोज़न डीप। ये वहाँ से इंस्पायर हुए थे। उसमें स्टोरी ये थी कि जो हीरो होता है वो सेल्फ सैक्रिफाइस करता है फॉर द बेटरमेंट। तो वहाँ से इन्होंने ये आइडिया उठाया और फिर ये लिखा था। चलें अब हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी को, जहाँ से ओपनिंग हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बताने का पहले याद नहीं रहा, ये जो नावल है ये पब्लिश हुआ था 1859 में। चलें अब हम ओपनिंग की बात करते हैं। ये जो मैंने लाइन यहाँ कोट की हुई है ये ओपनिंग की ही है। इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज़ द एज ऑफ विजडम, इट वॉज़ द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज़ द epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. यहाँ पे जब वो ओपनिंग कर रहे हैं चार्ल्स डिकन्स, तो वो हमें 1775 का टाइम पीरियड शो कर रही है सेटिंग। और एक और चीज़ कि जो ओपनिंग लाइन्स है वहाँ पे हमें कोई करैक्टर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ हमें सेटिंग नज़र आ रही है। इस बात से ये प्रूव होता है कि चार्ल्स डिकन ने अपना मेन फोकस जो है वो सेटिंग पे रखा है रेदर देन करेक्टराइजेशंस। ठीक हो गया। अब नीचे वाली लाइन लिखी हुई है इट वाज द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड 1775, मीन्स ये टाइम पीरियड 1775 का है। मैंने यहाँ नीचे लाइंस नहीं कोट्स की, वो उसमें बता रहा है कि एक फ्रांस में किंग है, एक मलका है, एक इंग्लैंड में है। फ्रांस का किंग और मलका इस तरह के हैं, इंग्लैंड के इस तरह, यानी उनकी फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है चार्ल्स डिकन। मीन्स टू सेइंग कि वो इसलिए ये सब कह रहा है कि जो रीडर है वो इस स्टोरी के अंदर इंडल्ज हो जाए, कि मतलब वो इतना इंटरेस्ट लेने लग जाए इस स्टोरी के अंदर जब हम इसको पढ़ें। लेकिन ओपनिंग में वो यही बता रहा है जो 1775 का टाइम पीरियड है, वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका एंड हो चुका है 1775 में। लेकिन फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो पीरियड अभी अब स्टार्ट होने वाला है, वो ये बता रहा है। तो जब वहाँ पे टाइम पीरियड एंड हो गया तो उसका ये रीज़न हुआ कि इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा बुराई फैलने लग गई। वहाँ पे रोड्स के ऊपर रॉबरीज होने लगी, यानी डकैती चोरी होने लग गई। पूरी गवर्नमेंट का सेटअप ख़राब हो गया, पूरा जो कंट्री का एक एनवायरनमेंट था वो डिस्टर्ब होने लग गया। ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से चैप्टर आ रहा है सेकंड, जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि एक मेल कोच है, उसमें लोग बैठे हुए हैं। वो लोग डोवर रोड की तरफ जा रहे हैं, फ्राइडे नाइट है नवंबर की। और ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब एक दूसरे के लिए अननोन लोग हैं, मतलब एक दूसरे के बारे में कोई भी नहीं जानता उस कोच के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं। यानी यहाँ पे उसने ये दिखाया हुआ राइटर ने कि सब एक दूसरे से हॉरिफाई हैं कि पता नहीं ये कैसा इंसान होगा, पता नहीं ये कैसा इंसान होगा। ये वाली फीलिंग्स है सबके पास। अब होता क्या है कि उसी कोच में एक इंसान बैठा होता है, मिस्टर जेरविस लोरी, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल क्लर्क होता है टेल्सन्स बैंक में। अब टेल्सन बैंक जो है वो
पेरिस में भी है और उसकी एक ब्रांच लंदन में भी है, जहाँ पे ये मिस्टर जैरविस लोरी क्लर्क लगा हुआ है। सो होता ये है कि जी वो जा रहे हैं, अब जो कोचमैन होता है वो खुद भी डर रहा होता है। एक तो रात है, सर्दियाँ, नवंबर है, ऊपर से सभी एक दूसरे से खौफज़दा हो रहे हैं, ऊपर से रोड पे कोई नहीं है। इस चीज़ से सब डर रहे होते हैं। उतनी देर में एक इंसान होता है जो घोड़े पे बैठा हुआ है, यानी हॉर्स राइडर, वो उसी कोच के पीछे-पीछे आ रहा होता है। तो जो कोचमैन होता है वो बहुत डर जाता है। उसको ये लगता है कि आजकल इंग्लैंड में चोरियाँ होने लग गई हैं, लोग रास्ते में चोरी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो राइडर हमारे पीछे आ रहा है ये हमें भी लूटेगा, हम सबको भी, हमें रोक के। तो वो इस चीज़ से डर रहा होता है जो कोचमैन होता है। बट एक्चुअल में बात ये होती है कि जो वो राइडर होता है वो इसलिए आ रहा होता है, उसको काम होता है कोचमैन के अंदर एक जो मेल कोच है उसके अंदर एक इंसान बैठा होता है, उसको उससे काम होता है। और वो जो इंसान होता है वो मिस्टर जैरविस लोरी है जो कि क्लर्क है। तो राइडर को उस क्लर्क से काम होता है। जो राइडर है उसका नाम है जेरी क्रंचर। तो उसको काम ये होता है कि उसके पास एक लेटर होता है। उसका काम, जेरी क्रंचर की जॉब ही ये होती है कि वो लोगों के जो मैसेज है वो आगे कन्वे करता है, लोगों को पहुंचाता है। तो वो यही काम करने आ रहा होता है। खैर वो जब आ जाता है वहाँ पे आकर रोकता है कोचमैन को, वो बताता है कि ये लेटर मिस्टर जैरविस लोरी को देना है। तो मिस्टर जैरविस लोरी वो लेटर ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक लेटर जो भेजने वाली एक लड़की, यंग लेडी होती है, ल्यूसी यानी मिसेस मैनट, उसने भेजा होता है। और उसके ऊपर लिखा होता है कि वेट एट डॉवर फॉर मैम सिली। मैम सिली कहते हैं मिसेस मैनट को, यानी कि वो कह रही है कि तुम डॉवर पे वेट करो मिसेस मैनट का। तो वो जैरविस लोरी पढ़ते हैं और वो उसका आगे से आंसर दे देते हैं, रिकॉल टू लाइफ। तो जेरी क्रंचर जो होता है वो वापस आ जाता है लेटर लेके, उसका आंसर रिप्लाई लेके, और जो मिस्टर लोरी है वो वापस का उसके कोच के अंदर चला जाता है। तो जो जेरी क्रंचर होता है वो बड़ा हैरान होता है, कहता है ये किस तरह का इसने मुझे आंसर दिया है कि रिकॉल टू लाइफ। वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है आंसर। तो मैंने ये लिखी भी है लाइन कि डेट्स अ ब्लेजिंग स्ट्रेंज मैसेज, यानी उसके लिए ये बड़ा स्ट्रेंज मैसेज होता है जो उसने मतलब जेरविस लोरी ने जेरी क्रंचर को दिया है। तो वो है लेके वापस चला जाता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। अब इस चैप्टर में वो दिखाया जा रहा है, जो चैप्टर 4 है, इसमें दिखाया जा रहा है ह्यूमन क्रिएचर को, कि कैसे जो इंसान इंसान के लिए मिस्टीरियस बॉक्स की तरह बना हुआ है, यानी कि हर इंसान एक दूसरे इंसान से अजनबी है और हर इंसान दूसरे इंसान के बारे में सोच रहा है कि यार ये कितना मिस्टीरियस पर्सन होगा, इसकी कितनी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं है ना। तो अपनी तरफ से ही वो जज कर रहे हैं एक दूसरे को। उसके बाद क्या होता है जी, मिस्टर लोरी है वो मेल कोच चल रही है रास्ते में, तो मिस्टर लोरी सो जाते हैं और वो एक ख्वाब देखते हैं। एक ऐसा इंसान उनको ख्वाब में नज़र आता है जिसकी डेथ 18 साल हो गए हैं, जिसकी डेथ हो गई है और उसको दफना दिया गया है। तो वो उसको पूछ रहे हैं उस इंसान को ख्वाब के अंदर कि तुम तो 18 साल से तुम्हें दफना दिया, तुम्हें कैद कर दिया लोगों ने, तो क्या तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, मतलब निकलना नहीं चाहते? तुम्हें कितने साल हो गए हैं इस कैद के अंदर? तो वो आगे से इंसान उसको जवाब देता है ऑलमोस्ट 18 ईयर्स। तो वो बड़े हैरान हो रहे हैं मिस्टर लोरी। तो मिस्टर लोरी उससे पूछते हैं कि तुम अगर तुम्हें यहाँ दफना दिया गया है तो क्या तुम कोशिश नहीं करते बाहर निकलने की? तो वो आगे से इंसान कह रहा है मुझे नहीं इस बात का पता, जो मतलब कि घोस्ट है, यानी जो कि उनको ख्वाब में बंदा नज़र आ रहा है वो मरा हुआ। उसकी एज कोई 45 ईयर्स ओल्ड है। तो वो आगे से उसको कह रहे हैं मिस्टर लोरी कि तुम चाहती हो उससे मिलना? अब उससे मिलने से जो मुराद है यहाँ पे कोर्स के अंदर हर लिखा गया, यानी कोई लड़की है। तो वो कह रहा है, दोबारा से इंसान कह रहा है मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं मिलना चाहता हूँ कि नहीं मिलना चाहता हूँ। बाद में फिर वो कहता है हाँ मैं मिलना चाहता हूँ, कभी वो कुछ कहता है, मतलब वो ये है कि रिकॉल टू लाइफ उनको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन ये जो ड्रीम है इसको आप याद रखिए, ये आगे जाके रिवील होगा कि ये ड्रीम में आने वाला जो इंसान है 45 ईयर्स ओल्ड, जिसे 18 साल हो गए हैं फोत हुए हुए, या जिसे दफना दिया गया, वो इंसान कौन था। तो ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद मेल कोच जो है वो पहुंच जाती है और दिखाया है कि वो जो सा मिस्टर जैरविस था, यानी कि जो आया था हॉर्स राइडर, वो एक जगह पे रुक जाता है, जो सोच रहा होता है उस मैसेज की तरह कि ये बहुत स्ट्रेंज रिप्लाई दिया है मुझे मिस्टर लोरी ने। तो वो भी टेम्पल बार में एंटर हो जाता है और ये जो मेल कोच है ये भी वहाँ पे डो में पहुँच जाती है। अब क्या होता है जी, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद रुकते हैं, उतरते हैं, मिस्टर लोरी बातें शातें करते हैं, वहाँ पे एक वेटर होता है।
तो वो वेटर उनको बताता है कि जो टेल्सन बैंक है इसकी ब्रांच यहाँ पे भी है और पेरिस में भी है। मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि पेरिस में और लंदन दोनों में इसकी ब्रांच है। तो वहाँ पे वो वेटर के साथ नाश्ता कर रहे होते हैं, समुंदर के किनारे चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे मैम सिले आ जाती हैं, यानी मिसेस मैनट। मिसेस मैनट जो है वो मिस्टर मैनट यानी डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनट की बेटी ल्यूसी है, उसको मिसेस मैनट कहते हैं। तो वो आती है बड़ी तेज़ से और वो आके कहती है कि मुझे मिस्टर लॉरी से मिलना है जल्दी से। तो वो जब उससे मिलती है तो तब उनको पता चलता है कि जो मिसेस मैनट है इसके जो फादर हैं डॉक्टर मैनट, ये उनके मिस्टर लॉरी उनके फ्रेंड हैं। सो होता ये है कि मिस्टर मैनट जो होते हैं उनको किसी एलिगेशन की बेस के ऊपर जेल हो जाती है। तो जब उनको जेल होती है तो ल्यूसी तब 2 साल की होती है, तो वो अपनी मदर के साथ मिस्टर लॉरी उन दोनों को पेरिस से बचा के लंदन ले आते हैं। जब वहाँ लंदन लेके आते हैं तो उधर आके ल्यूसी की मदर की भी डेथ हो जाती है। तो फिर जो ल्यूसी होती है वो एक ऑर्फन की स्टेज के ऊपर, यानी एक ऑर्फन समझ के उसकी वहाँ पे परवरिश हो रही होती है। जो भी उसके फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं वो टेल्सन बैंक उठा रहा होता है। सो वो अपने आप को ऑर्फन ही समझ रही है अभी तक ल्यूसी। लेकिन जो मिस्टर लॉरी है वो कुछ जानते हैं, वो ही नो समथिंग वेरी सीरियस जो कि ल्यूसी नहीं जानती। तो वो फिर उसको ल्यूसी को बताते हैं कि तुम्हारे फादर ज़िंदा हैं और वो जहाँ पे उनको पहले बंद किया था एक प्रिजन में, बेस्टिल जेल में, वो वहाँ से रिकवर हो गया और अब पेरिस में अपना एक ओल्ड सर्वेंट है उनके, मिस्टर डिफॉर्ज एंड मिसेस डिफॉर्ज, उनकी वाइन शॉप है पेरिस में, तो वो उनके साथ उनके घर पे रह रहे हैं। ये बात अब डिस्क्लोज़ की है मिस्टर लॉरी ने ल्यूसी को। चलें, यानी उनका एक सर्वेंट था, ओल्ड सर्वेंट मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ज, जो कि मिस्टर मैनट के सर्वेंट से फिर वो लोग स्ट्रगल की उन्होंने और अब उनकी वाइन शॉप है पेरिस में। तो जब वो उस जेल से रिकवर हुए तो वो फिर अपने ओल्ड सर्वेंट के पास चले गए पेरिस में और वहाँ पे उनके घर पे रह रहे हैं। ये बात अब डिस्क्लोज़ की है मिस्टर लॉरी ने ल्यूसी को। यहाँ पर मिस्टर लॉरी उसको कह रहे हैं, बट ही हैज़ बीन फाउंड, ही इज़ अलाइव, स्टिल अलाइव। योर फादर हैज़ बीन टेक टू द हाउस ऑफ एन ओल्ड सर्वेंट इन पेरिस एंड वी आर गोइंग देयर टू आइडेंटिफाई हिम इफ आई कैन, you to restore him to life, love, duty, rest and comfort। मीन्स टू सेइंग कि वो उसको कह रहे हैं कि मैं वहाँ पेरिस जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ जाओगी और वहाँ जाके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि तुम्हारे वो फादर ही हैं, और अगर तुम्हारे वो फादर हैं तो तुम्हें ये मेरी हेल्प करनी होगी उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए, उनको प्यार मोहब्बत से उनको रिकॉल करना है अपनी पूरी लाइफ को, तभी रिस्टोर कर सके वो अपनी प्रीवियस लाइफ को। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान 18 साल जेल में रहा है तो वो उसकी जो मेंटली स्टेज उसका ठीक नहीं होगा, वो मेंटली तौर पे ठीक नहीं होगा, ना वो इमोशनली तौर पे ठीक होगा। तो उसको कह रहे हैं कि तुम्हें उन अपने फादर को ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। सो बेसिकली जो पीछे मैंने आपको ड्रीम बताया था, जो मिस्टर लॉरी को बार बार ड्रीम आता है कि एक ओल्ड मैन है, वो कहीं बंद है, कैद है, उसको वो निकालते हैं, फिर वो वापस चाहता है, उसको वो कोशिश करे निकलने की, उसको कुछ समझ नहीं आ रही ओल्ड मैन को कि वो किससे मिलना चाह रहा है, किसको नहीं मिलना चाह रहा। एंड इवन वो ड्रीम में उसको पूछ रहा है कि क्या तुम उस लड़की से मिलना चाहोगे। तो कभी वो ओल्ड मैन कहता है हाँ मुझे ले चलो उसके पास, कभी वो ख्वाब में कहता है नहीं मुझे नहीं मालूम। यानी वो जो लड़की है वो ल्यूसी है उस ड्रीम के अंदर, वो बता रहे हैं। और वो जो ड्रीम है वो एक्चुअल में ड्रीम जो है वो मिस्टर मैनट का ड्रीम आता है मिस्टर लॉरी को, ये बताया गया उन्होंने इस पे। तो वहाँ पे अब ये बात इतनी क्लियर हो गई है। अब हम आगे पढ़ते हैं। वो ल्यूसी कह रही है, आई एम गोइंग टू सी हिज गोस्ट, इट विल बी हिज गोस्ट नॉट हिम। यहाँ कहने का ये मतलब है कि ल्यूसी इस बात को समझती है कि इतने सालों से वो अपने बाप से नहीं मिली, तो वो पहले वाले नहीं रहे होंगे, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उनका माइंड, हर चीज़ चेंज हो गई होगी। तो वो ये कह रही है कि मैं सिर्फ़ एक घोस्ट को नहीं देखने जा रही, मैं बल्कि उनके भूत को देखने जा रही हूँ, उनको नहीं देखने जा रही, अपने फ़ादर को नहीं देखने जा रही। ख़ैर उसके बाद फिर दिखाते हैं जी, वहाँ से पेरिस का सीन स्टार्ट हो गया है कि जो पेरिस है वहाँ उसकी शॉप के बाहर एक कैस्क ऑफ वाइन पड़ी हुई है। कैस्क ऑफ वाइन कहते हैं यानी एक शराब का घड़ा पड़ा हुआ है और वो ज़मीन पे गिरता है और वो टूट जाता है। तो जैसे ही वो शराब का घड़ा ज़मीन पे गिरता है और टूट जाता है तो लोग जो है वो भाग के आते हैं और ज़मीन पे जो शराब गिरी हुई है उसको अपनी ज़बान के थ्रू मतलब पीना शुरू कर देते हैं, जैसे ज़ुबान से चाटने लग जाते हैं ज़मीन को।
यहाँ पे वो ये चीज़ मेंशन कर रहा है राइटर कि आप देखें कि पेरिस में इस हद तक भूख, इस हद तक लोगों के बुरे हालात चल रहे हैं कि वो इतने भूखे हैं कि वो शराब को, गिरी हुई शराब को ज़मीन से किस तरह पीना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे वो ये चीज़ शो कर रहा है। खैर उसके बाद फिर वो दिखाते हैं, मैंने यहाँ पे ये लाइन भी कोट किया कि अ लार्ज कास्क ऑफ वाइन हैड बीन ड्रॉप्ड एंड ब्रॉक इन द स्ट्रीट। उसके बाद दिखाते हैं कि जो मिस्टर डिफार्ज है उसकी दुकान के बाहर एक लड़का है, उसका नाम कैस्पर्ड है। वो ऐसे करता है, वाइन के अंदर हाथ डाल के वाइन से वो दीवार के ऊपर ब्लड लिखता है। मीन्स वो ये शो करवा रहा है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे ब्लड नज़र आने वाला है उन चीज़ों के अंदर। सो ये जो कैस्पर्ड है वो एक सेंट एंटोनियो जगह है, वहाँ का रहने वाला है और वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इसको मतलब इसका बेटे की भी डेथ होगी वहीं पे, और जो एवरमोंट फैमिली है वहाँ के उनके लोगों की भी डेथ उसी रोड पर, उसी जगह पर होगी। एवरमोंट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इस नावल के अंदर। उनकी वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, उनकी वजह से लोगों के ये हालात हुए, उसके उनकी वजह से लोगों पे इल्ज़ाम लगाए गए, बेगुनाह लोगों को सज़ाएँ दी गई, उनकी वजह से किसानों को इतना काम करना पड़ा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ब्लड का कि NJJ लिखा हुआ है, ये मतलब राइटिंग एरर है, आप इसको मत नोट कीजिएगा। उसके बाद वो दिखाते हैं कि जो मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ज हैं वो मिसेस डिफार्ज बैठी हुई हैं शॉप पे, ल्यूसी और मिस्टर लॉरी पहुंच चुके हैं वहाँ पे। तो जब मिस्टर डिफार्ज शॉप में एंटर हो रहे हैं तो मिसेस डिफार्ज खांसी करती हैं जानबूझ के, सिर्फ अटेंशन लेने के लिए। तो जब वो खांसी करती हैं तो मिस्टर डिफार्ज उसको देखते हैं, तो वो अपने आईब्रो के इशारे से बताती हैं कि देखो दुकान के इर्द गिर्द वहाँ पे मिस्टर लॉरी एंड ल्यूसी बैठे हुए हैं। तो वो देख लेता है, वो जाता है वहाँ पे, उनसे बात करता है। तो मिस्टर लॉरी बताते हैं कि हम मिस्टर मैनेट से मिलने आए हैं, अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं। तो वहाँ पे 3 पर्सन्स और भी मौजूद होते हैं जो कि जिनका नाम जैक ही है, और तीनों पर्सन्स का नाम ही जैक है, जैक 1, जैक 2 एंड जैक 3। तो वो खैर मान जाता है मिस्टर डिफार्ज के, ठीक है आप मिल लें। तो वो 5th फ्लोर पे अपार्टमेंट है, वहाँ पे उन्होंने मिस्टर मैनेट को कैद करके रखा होता है। और उनकी कमरे की जो दीवारें हैं उनमें 3 उन्होंने होल्स किए हुए हैं। उन 3 सुराखों में जो 3 जैक हैं वो उनके ऊपर नज़र रखते हैं कि वो मिस्टर मैनेट अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये सब देख के मिस्टर लॉरी जो है बड़े डिसप्लीज़, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, बड़ा सैड होते हैं देख के अपने फ्रेंड की इस हालत को। खैर वो अंदर जाते हैं। तो जब वो डॉक्टर मिस्टर लॉरी बात करते हैं तो मिस्टर मैनेट को इतना ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं करते। जब उनकी बेटी उनके सामने जाती है, ल्यूसी बात करती है, हालाँकि वो डर रही होती है अपने फ़ादर से मिलने के लिए, लेकिन खैर वो अंदर जाती है। तो वो जब देखती है कि उसका फ़ादर जो है ना वो शूज़ बना रहा होता है, तो वो अपनी बेटी को बहुत देर तक देखते रहते हैं। तो शूज़ बनाने की बात ये है कि वो जब जेल में थे तो वहाँ से उनको शूज़ बनवाए जाते थे, तो वो आदत उनके अंदर इस हद तक इंडल्ज हो चुकी है कि वो अब भी समझते हैं कि रिहा होने के बाद भी मैं कैद हूँ और मुझे यहाँ पे भी शूज़ बनाने हैं, ये उनकी हैबिट बन गई है। अब उसके बाद क्या होता है, मिस्टर मैनेट कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी, मिस्टर लॉरी कहते हैं मिस्टर मैनेट को तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहते हैं 105 नॉर्थ टावर, यानी ये नाम उनका बेस्टिल जेल में था। तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को देखते रहते हैं। अब देखते वो इसलिए हैं कि उनकी बेटी के गोल्डन ब्राउन करली बाल हैं। सो कर्ली बाल जो है वो एक सिंबल भी है। और जो मिस्टर बेनेट है उन्होंने, जब वो उनकी बेटी छोटी थी तभी उन्होंने उसके बालों को एक बैग में डाल के अपने पास अपनी बेटी की निशानी के तौर पर रख लिए थे। तो जब वो गोल्डन कर्ली बाल देखते हैं तो तब उनको रिकॉल करते हैं कि हाँ मेरी तो बेटी के भी बाल ऐसे थे। तो खैर वो ये समझने लगते हैं कि हाँ ये मेरी बेटी है। सो बहुत कुछ कर कर के जो ल्यूसी है वो मिस्टर मैनट को मना लेती है, कन्विंस कर लेती है कि मैं उनकी बेटी हूँ और आपको मेरे साथ चलना है। तो वो मान जाते हैं। सो अब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि वो अब मिस्टर मैनट को पेरिस से लंदन लेके जाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आके ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर की जो लास्ट लाइन है वो मैंने यहाँ पे कोट की हुई है। द फर्स्ट बुक एंड्स विद मिस्टर लॉरी वंडरिंग व्हाट पावर कुड बी रिस्टोर्ड टू बी अ रिस्ट्रक्टेड मैन वर्सेस व्हाट वाज लॉस्ट टू हिम इन हिज बरियल। यहाँ पे ये दिखाया गया, यानी वो जो ड्रीम में बात करते हैं मिस्टर लॉरी एक ओल्ड मैन से, वो यही बात इधर भी करते हैं, यही बातें वो यहाँ पे भी दोहराते हैं मिस्टर मैनट के साथ अगेन। सो ये बात कंप्लीट हो गई। अब हम ये बुक 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक 2 एंड बुक 3 भी डिस्कस करूँगी आपके साथ।
सो तब तक ख्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपकी छोटी सी कोशिश किसी इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। मेरी मेहनत दोबारा से यकीन करें मुझे रिवार्ड के तौर पे वसूल होती है अगर आपका लाइक, कमेंट, शेयर आता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें। आइंदा आने वाली वीडियो के लिए अपडेट आपको जल्दी मिल सकेगी, आपका लेक्चर जल्दी रेडी हो सकेंगे। सो ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।